क्लास में हुआ था सभी को समझ में आया है? सर मुझे वो लास्ट वाला पार्ट नहीं आ रहा समझ में। सर मुझे भी लास्ट सर वाला कौन सा वाला बेटा? सर जो आपने बोला था रिकॉर्डेड वीडियो में देखना पहले। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में क्या देखा आपने? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, कौन सा वाला पार्ट कह रहे हो आप? सर रॉकेट वाला? सर जो आपने सर लास्ट में वो करवाया था ना, एफ इंटू टी पी एफ माइनस पी इन पी सर आई, सर वो वाला। वो मास इनटू वेलोसिटी के बाद वाले जो आपने 2-3 एग्जांपल्स कराए सेकंड थे। लॉ वाला है सर, वही सर, पी एफ माइनस पी आई सर, एफ इंटू टी। यस पी सर। एफ माइनस पी आई, सर ये वाली चीज जो भी मैंने दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, सर यही सर जो ये वाली? लास्ट के अंदर कराया था। यस सर, यही। ठीक है, मैं एक बार ना सारा रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा से, और उसके बाद देखिएगा। सर एक बार मुझे इम्पल्स फोर्स बता देना। हाँ हाँ, मैं सारी चीजें एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? ओके, मैं एक बार सारी चीजें एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस चैप्टर से पहले जो हमने पढ़ा था उसे हम पार्ट कहते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मतलब इसमें हम पढ़ते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटीज, स्पीड्स के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि ये हो किस वजह से रही हैं। जैसे कि अगर कोई एक्सेलरेशन हो रही होगी तो 100% की कोई ना कोई फोर्स होगी जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन हो रही है। लेकिन अब वो जो फोर्स है वो लगी कहाँ से, हम उसकी कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, इसके अंदर एक्चुअली हम फोर्सेस की बात करते हैं कि फोर्स कहाँ से आई। ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ये इसके मोटा मोटा अगर हम कहें तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट? अब हम देखते हैं कि हमने क्या देखा सबसे पहले कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने सबसे पहले ये चीज सीखी कि नेचुरल जो स्टेट होती है, कि जो नेचुरल स्टेट होती है, नेचुरल स्टेट जो होती है वो दो होती हैं। एक होता है रेस्ट या यूनिफॉर्म रेस्ट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारी दो स्टेट्स होती है नेचुरल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे रखा हुआ है तो वो जीवन भर वहीं रखा रहेगा, वो उसको उस जगह से कोई हटा नहीं सकता जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे कि अगर मैं एक पेंडुलम क्लॉक लूं और उसको मैं पेंडुलम को अगर मैं मूव करना शुरू करूं और फिर मैं उसके अंदर जिसे मैं कहता हूं कि अगर मैं उसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस कर दूं तो उसको स्लो डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो वो जीवन भर इसी तरीके से मूव करता रहेगा। तो हेंस, या एक बॉडी अगर हम ले लेते हैं, तो अगर बॉडी चल रही है तो वो जीवन भर चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ इसी चीज से फिर हमने जो हमारा जो पहला आया, न्यूटन का जो पहला लॉ आया, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो आया, उससे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। उस फर्स्ट लॉ से मुझे क्या समझ में आया कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। देखो, अब रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वो हमेशा रखना चाहती है, इसका मतलब वो जिस स्टेट पे है वो उस स्टेट को रखना चाहेगी। उस रखने के, अब उसको रखना चाहेगी मतलब अगर कोई उसको चेंज करना चाहेगा तो वो उसको ओपोज करेगी। इस ओपोजिशन को या इस रेजिस्टेंस को, कि उसे अपनी नेचुरल स्टेट को चेंज नहीं करना, इसको हमने बोला इनर्शिया। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद इसी इनर्शिया के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी, जिसमें था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर किसी कोई बॉडी स्ट्रेट चल रही है तो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलना चाहती है, मतलब वो अगर उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड पे ही चलना चाहेगी। ये होता है मोशन का मतलब। क्योंकि हमने क्या सीखा था, अगर मैं वेलोसिटी कहता हूँ कांस्टेंट है तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्या सभी को याद है? यस सर। क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? यस सर। नाउ अब हमने राइट, तो अब हमने क्या कहा, वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए हमने क्या कहा, इनर्शिया ऑफ, पहले हमने रेस्ट लिया,
फिर हमने लिया इनर्शिया ऑफ मोशन। उस मोशन के अंदर एक्चुअली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, स्पीड की, ठीक है ना, स्पीड क्या मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये कुछ वेलोसिटी से रिलेट ही होगा। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट चेंज होगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन एक्ट कर रहा होगा, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम कर रहा होगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद फिर हमने इसके बाद फिर हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कारपेट वाला, और जैसे फ्रूट्स होते हैं वो अगर टहनी पे लगे होते हैं और हम टहनी जोर से हिलाते हैं तो जो फ्रूट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो इस वजह से वो टूट के गिर जाता है, डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं, इस तरीके से हमने देखा था। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम को एक्चुअली ध्यान से अगर आप देखो तो जब मैं इनर्शिया की बात करता हूं तो इनर्शिया में एक रेस्ट आता है और एक मोशन आता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एक तो स्पीड का मैग्नीट्यूड आया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड या स्पीड की बात हो रही है। इसके बाद रेस्ट की बात है। अब ध्यान से देखो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसे मुझे हिलाना है, उसे अगर मुझे हिलाना है तो क्या उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? इसका आसान मतलब अगर हमें एक बॉल उठानी है छोटी सी तो मैं बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे बहुत कम दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वहीं मुझे घर को एक जगह से दूसरी जगह हिलाना है तो मुझे क्रेन चाहिए होगी, इस तरीके से कुछ। अगर हम आपने कोई राइट, तो इसका मतलब क्या है कि मास इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये मास और जो स्पीड और डायरेक्शन हमने देखा, इनर्शिया जो हमने देखा एक तरीके से, तो इन दोनों से ही हमने देखा कि एक्चुअल में मास और वेलोसिटी दोनों रिलेटेड हैं, और इनर्शिया जो है वो दोनों की वजह से होता है, मास की वजह से भी और देखो वेलोसिटी की वजह से भी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यूज हो रहा है और डायरेक्शन भी यूज हो रही है। Yes, तो हेंस इनर्शिया की दोनों प्रॉपर्टीज जो कि मास और वेलोसिटी से रिलेट करके है, तो इसलिए हमने एक नई टर्म बना दी जिसे हमने कहा मोमेंटम। और इस मोमेंटम को हमने कहा इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? यस सर। इस मास वेलोसिटी की हमने कहा कि एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसकी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो अब जब उसकी किसी की जब स्टेट चेंज होती है, मतलब अब जो इसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन है, तो जब भी इसकी ये दोनों स्टेट्स चेंज होंगी तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी वो चेंज होती है। वो एक्सटर्नल फोर्स जब लगा तो उसकी वो जो स्टेट है चेंज हुई। ध्यान से देखिएगा, अगर स्टेट चेंज होगी तो मास तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा वेलोसिटी चेंज होगी, तो मतलब मोशन तो हमेशा चेंज होगा ही होगा। कुछ केसेस में होता है जिसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो हेंस वेलोसिटी, क्योंकि जब भी अब फोर्स लगेगा तो एक क्वांटिटी है वेलोसिटी जो हमेशा चेंज होगी, इसलिए हमने क्या कहा कि जो फोर्स हमने लगाया, तो हमने कहा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जिसे हमने कहा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मास अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। कुछ केसेस मैंने आपको याद होगा बताया था कि कुछ केसेस में मास भी चेंज होता है, जिसमें मैंने आपको रॉकेट का एग्जांपल दिया था जिसमें मास ज्यादा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो उसमें मैंने आपको राइट, तो उसमें मैंने एक्चुअल में आपको बताया था कि फोर्स एक्चुअली क्या है, इट इज अ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको बोलते कैसे हैं कि इट इज अ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन जनरली आप लोगों के केस में, जब आप छोटे क्लासेस में हैं, तो आपके केस में जो मास होता है वो मास कांस्टेंट होता है, वो मास चेंज नहीं होता। हम मानते हैं कि मान लो अगर एक गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अंदर जब पेट्रोल जल रहा है तो पेट्रोल गाड़ी का जो वजन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोग्राम तक होता है, जबकि जब हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं तो वो मैक्सिमम 5 लीटर 6 लीटर डलवाते हैं, और जब एट अ टाइम अगर यूज होता है तो वो बहुत कम क्वांटिटीज में होता है, राइट, कि पहले 10 ml 20 ml इस तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटीज में फ्यूल जलता है। तो हम मास का चेंज जो है वो कांस्टेंट मान लेते हैं कि मास चेंज जनरली नहीं होता। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो हेंस सब हमने क्या कहा, जब ये मास कांस्टेंट हम मान लेते हैं तो हम मोमेंटम के प्रोपोर्शनल कैसे ले सकते हैं? मोमेंटम में तो मास भी आएगा। हाँ, एक मिनट बेटा, क्या बोला आपने, दोबारा बोले। सर अगर मोमेंटम में तो मास भी आएगा ना, और अगर मास कांस्टेंट ही है तो फिर तो एक चीज तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि मोमेंटम में कितने वेरिएबल हैं। अब मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं,
मोमेंटम में कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल, मास और वेलोसिटी। मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हम माने सिर्फ मास कांस्टेंट रहेगा तो क्या सिर्फ वेलोसिटी बचेगी जो चेंज हो सकती है अगर मोमेंटम चेंज होगा तो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये चीज हम बता रहे हैं। तो हेंस हमने क्या कहा, फोर्स इज इक्वल टू, हमने क्या बोला कि मास को हमने बाहर निकाल लिया और इसको dv बाई dt लिख लिया। dv बाई dt इसको तुम v2 माइनस v1 मान सकते हो। क्या आपको याद है इसको क्या हम लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन Yes, sir. टी। Acceleration. एक्सेलरेशन। दिस इज एन एक्सेलरेशन। Yes, sir. यहां से आपका फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर। ठीक सर है, ये लिखते तभी है ना जब मास कांस्टेंट है। हाँ बेटा ये बिल्कुल तभी है जब ये मास कांस्टेंट, और आपके लेवल पे हमेशा मास कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कभी परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, यही वैलिड होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखें। इसके बाद अब मैं थोड़ा ये इस वाले चीज को ले लेता हूं, ध्यान से देखें। एफ इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, मैंने लिया एफ इज इक्वल टू एम वी यू अपॉन में टी। अच्छा, इससे पहले जस्ट पहले ध्यान से देखो, अगर हमने कहा मोमेंटम हमारा होता है एम वी, तो हमने पहले डिफाइन किया था v को फाइनल वेलोसिटी और u को इनिशियल वेलोसिटी। क्या सभी को याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से फिर मैंने क्या कहा था, अगर मैं मोमेंटम के साथ इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको क्या मैं इनिशियल मोमेंटम लिख सकता हूं? इनिशियल मोमेंटम। यस सर। Yes, sir. यस सर। सिमिलरली अगर फाइनल वेलोसिटी को करूंगा तो इसको pf लिख के क्या फाइनल मोमेंटम भी लिख सकता हूं? Yes, yes, sir. अब ध्यान से देखें, अगर मैं फोर्स की बात करता हूं जो जस्ट अभी मैंने लिखा, इसको मैंने ये लिखा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखें, यहाँ पे यू एम यू जो है वो पी आई हो जाएगा और एम वी पी एफ, तो क्या लिख सकता हूं पी एफ माइनस पी आई अपॉन में टी। यस सर। Yes, sir. ध्यान से देखें, ऊपर वाली चीज ही मैंने दोबारा लिख दी। क्या लिखा है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ध्यान से देखो, क्या इसी को मैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहा हूं? Yes, sir. क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम एक बार Yes, दोबारा sir. बताओ। बेटा अगर Yes, sir. ध्यान से देखें, अगर ये देखो यहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है और डिवाइड में क्या है? टाइम। तो इस चीज को हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये हो गया और डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब भी कुछ भी चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम है, तो उसे हम रेट चेंज ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हो। इस तरीके से होता है। सर वहाँ डी डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ बेटा, नहीं बेटा, डी इज अ वेरी स्मॉल, डेल्टा जो होता है वो ज्यादा बड़ा चेंज होता है, जो डी होता है वो बहुत छोटा चेंज होता है। ओके सर, मतलब रिप्रेजेंट चेंज को ही कर रहा है। चेंज ही कोई कर रहा है, हाँ, रिप्रेजेंट चेंज कोई कर रहा है। ओके सर, आगे समझ। ओके, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Clear है. Yes, sir. Clear. यहीं से अगर हम थोड़ा सा और देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं दोबारा f को सीधा इसके साथ रिलेट कर रहा हूं, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। क्या लिख सकता हूं मैं ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ध्यान से देखें, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूं, तो f इंटू टी क्या इज इक्वल टू लिख सकता हूं pf माइनस p इनिशियल। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं. क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। ध्यान से देखें, Yes, sir. फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और टाइम की होती है सेकंड। मोमेंटम की तो अभी हमने देखी थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हेंस क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमें एक दूसरी यूनिट भी मिल गई जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड। तो हेंस चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम की चेंज इन मोमेंटम को हमने ये तो देख लिया कि इट्स अ क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और इसकी जो एक यूनिट तो हमने क्या कही, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और दूसरी यूनिट इसकी इसको हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। क्या सभी को यहां तक भी क्लियर है? Yes, sir. Clear. यस Yes, sir. Yes. ओके, नाउ इसके बाद मैंने जो आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था वो इम्पल्स के लिए था। जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखना कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स ये एक ऐसी फोर्स को बताता है जो बहुत कम टाइम के लिए लगी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर मैं कील ठोकता हूं तो ऐसा नहीं है मैं कील के ऊपर प्रेशर लगा के रखता हूं, मैं सीधा हथौड़ी लेके आता हूं, एक बार मारता हूं, फिर दोबारा मारता हूं, फिर एक बार और सर आप म्यूट हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको mute सर कर एमडी दिया। अरसलन परवेज ने म्यूट कर दिया। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा किसने म्यूट किया था? सर फिर से म्यूट कर दिया।
तो फिर से सर म्यूट दोबारा कर बार बार म्यूट कर रहे हैं, आपको भी और हमें भी कर बीच दिया बीच है। में सर सबको कर रहा है, अर्नब को किया है, लव्य को किया, आपको भी कर रहा है। उसका नेटवर्क में इशू है। मोहम्मद अरसेल परवेज सर नेटवर्क में इशू होगा तो म्यूट थोड़ी ना करेगा वो, सर बहाने बना रहा है। सर नेटवर्क म्यूट कैसे हो जाता है? नहीं होता बेटा, वो कोई और जबरदस्ती म्यूट कर रहा है, कर रहे हैं। मोहम्मद परवेज कह रहे हैं, मोहम्मद परवेज बेटा ध्यान रखो, नहीं अगर सर, अगली मिस्टर बार वो असलीन असलीन सर फिर कर दिया म्यूट। सर सर फिर कर आपकी दिया। यस सर फिर से कर सर दिया। फिर म्यूट कर दिया। मोहम्मद उनकी असलीम। फोन में लग रहा प्रॉब्लम। सर एकेडमिक्स डिपार्टमेंट उनको बाहर ही निकाल देंगे। हाँ मैं बोलता हूँ बेटा, एकेडमिक्स में एक सेकंड होल्ड रखना बेटा। सर मीटिंग के बीच में म्यूटिंग ही चलता रहता है इनका। एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, 2 मिनट जरा शांत रहना, 2 मिनट रुको बस। ओके सर। सर इतने आप ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस सर। यस सर। सर टेकन थोड़ा सा अब नीचे वाला भी कर। सर थोड़ा नीचे। हो गया सर, थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही। सर ने बोला सर से बात यस करके फिर सर। आएंगे। सर आपकी आवाज। सर ने कहा कि मतलब वो बात कर रहे हैं सर से। ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर, नाउ यू आर। यस राइट, सर। ओके, सर आई थिंक वी शुड सर कंटिन्यू नाउ। इसके बाद हमने क्या देखा कि इम्पल्स पे देखा हमने। तो इम्पल्स मैंने क्या बताया था कि अभी दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इम्पल्स क्या होगा कि जब मैं मतलब एक फोर्स को बहुत कम टाइम के लिए लगाता हूँ तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे गाड़ी पे अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से हम पे एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से हम आगे गिरते हैं, राइट? तो ये इम्पल्स है, अगर हम आराम से देखें तो, इस चीज को समझे तो। दूसरा कील ठोकते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जनरली जितनी भी फोर्सेज होती हैं वो सब इम्पल्स की तरह ही एक्ट करती हैं। तो इम्पल्स को एक तरीके से हम कहते हैं फोर्स इनटू टाइम। एक फोर्स लगी और जितने टाइम के लगी, इसका कंपोनेंट को ही हम इम्पल्स कहते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे ऊपर भी हमें अभी हमने यही पढ़ा था। और फोर्स इनटू टाइम क्या हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है? सर वॉइस यस क्लियर सर। नहीं। यस सर। यस सर। क्या यस वो बेटा सर। वॉइस क्लियर नहीं है? सर मैं यस सर, एक दोबारा बार बता दोबारा देता हूँ, बता दीजिए। कोई नहीं कोई नहीं, मैं सर दोबारा क्लियर बता है। देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। मैंने क्या बोला कि इम्पल्स के अंदर होता क्या है कि हम एक फोर्स लगाते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए लगाते हैं। जनरली ज्यादातर हम यही चीजें करते हैं। जैसे अगर मैंने दीवार में से मान लीजिए गुस्से में मुक्का मार दिया, तो जब मैंने मुक्का मारा तो एक ज्यादा फोर्स लगी एक बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है? या मैं अचानक से कोई छोटी सी जगह, मतलब एक बेड से नीचे कूद गया, तो जैसे ही मैं कूदा तो जमीन से जैसे ही मैं टकराया तो मैं बहुत जल्दी से किस में आ गया, रेस्ट में। तो जो फोर्स लगी मेरे ऊपर वो काफी ज्यादा लगी, ठीक है?
आसान भाषा में क्या कि फोर्स इनटू टाइम का एक कंपोनेंट होगा जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। एक बहुत ज्यादा फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए लग रही है, या एक कम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लग रही है, दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। और अभी हमने ऊपर ये देखा है कि जो फोर्स इनटू टाइम है उसी इस फोर्स इनटू टाइम को ही चेंज इन मोमेंटम भी हम कहते हैं। तो इम्पल्स इनडायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही हो जाती है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ इम्पल्स की भी जो यूनिट होगी, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूटन सेकंड होगी या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी? यस सर। यस सर। इसमें Yes, किसी को भी sir. कोई भी Yes, sir. डाउट हो तो अभी तक प्लीज मुझे बताएं। नहीं सर, नहीं है। ओके, No, sir, नाउ no अब ध्यान doubts. से, ओके अभी तक एक्चुअली हमने जो मोटा मोटा हम कहते हैं कि हमने अब तक ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें तो ध्यान से देखना, कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर है। थोड़े मैं डिफिकल्ट भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पहले करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो अभी बाद में देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोला है। कहता है बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। तो सबसे पहले तो मुझे पता लग गया कि मास जो है वो 0.1 किलोग्राम है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? यस Yes, सर। sir. देखो, मूविंग विद अ स्पीड Yes, ऑफ sir. 40 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ बैट। मतलब जब वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो वो एक बैट से टकराती है। तो इसका मतलब देखो, बैट से टकराने से पहले और टकराने के बाद की वेलोसिटी होनी चाहिए। तो जब वो बैट से टकराने वाली है तो क्या उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे? क्या सभी को ये चीज क्लियर Yes, है? sir. तो इसको मैंने इसलिए बोला 40 मीटर पर सेकंड एंड सर, रिटर्न। हाँ बेटा, बोले सर, बोले। सर, हाँ, सर बोलो। v 0 होगा ना? एक मिनट रुको, अभी मैं इनिशियल वेलोसिटी पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं वी पे आता हूँ। पहले यू समझ में आया 40 है या नहीं है? यस सर, आ गया। ओके, अब वो क्या कहता है, एंड रिटर्न्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर बॉल, मतलब ये मान लो हमारा बैट था, इस बैट से बॉल टकराई, जैसे ही टकरा रही थी तो 40 मीटर पर सेकंड था, 40 मीटर पर सेकंड था। अब बॉल बल्ले से टकराई और टकरा के वापस चली गई इधर। ध्यान से देखो, एंड रिटर्न्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर जा रही थी तो इधर आ गई। अपोजिट डायरेक्शन क्या यही होगा? ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। उसके बाद क्या कहता है, विद सेम स्पीड। स्पीड सेम है, ध्यान से देखें, डायरेक्शन बदल गई लेकिन स्पीड सेम है। इसका मतलब स्पीड की मतलब क्या वो मैग्नीट्यूड से कहना चाह रहा है? Yes, sir. Magnitude same है, इसका direction मतलब राइट, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड पहली वाली राइट साइड में जा रही थी, तो बैट से लगने के बाद क्या ये 40 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड में जा रही होगी? Yes, Yes, sir. sir. Minus 40 हो जाएगी. क्या सभी को ये चीज समझ में आता है? तो इसका मतलब इनिशियल अगर मैं प्लस 40 मानता हूं तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या माइनस 40 मीटर पर सेकंड मान लूंगा? Yes, sir. तो Yes, sir. मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ बेटा। सर हमने जीरो लिया क्योंकि जब जैसे ही बैट से टकराएगा उस समय तो जीरो होगा ना, उसके बाद बेटा, उसकी -40 हो जाएगी ना। हाँ बेटा, लेकिन वो जो जितने टाइम के लिए टकरा रहा है वो टाइम तो दे नहीं रखा ना बेटा। पर सर ये v-40 समझ में आया? क्योंकि एक्चुअल में देखो, अब आप कह रहे हो कि भाई 40 से 0 होगी, लेकिन 0 से आगे भी तो बढ़ी ना। ऐसा थोड़ी है कि 40 से 0 अलग एक्सेलरेशन हुई और 0 से 40 -40 अलग एक्सेलरेशन हुई। एक्सेलरेशन तो टोटल सेम ही होगी। तो सर हमें टाइमिंग मिलना चाहिए था कि कब तक वो बल्ले पर रुकी हुई थी। हाँ, तो वो ऐसा इतना होता नहीं है एक्चुअली, इतने उसमें भी नहीं जाते, और जाते भी हैं तब भी इतना ही टाइम देते हैं, तब भी इसी के लिए टाइम देते हैं कि मान लो 40 से टकराई, 40 से वापस हो गई और टाइम मिला 0.1 सेकंड। तो वो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं डालते, इसके अंदर यूनिफॉर्म ही रखते हैं। क्या सबको ये समझ में आया आपको? Yes, sir. देते हमेशा ऐसे ही है, ठीक है। तो अच्छा, सर इसमें भी 0 नहीं होगा? नहीं बेटा, 0 नहीं होगा क्योंकि दे रखा है ना उन्होंने, अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड। वो बोलता कि टकरा के रुक गई तो इसका मतलब फिर वो 0 हो जाती, ठीक है। ओके, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। वापस से, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सॉरी -mu। अभी एक मिनट मैं बता रहा हूं, अभी रुक जाओ, मुझे पता है सबको आता है लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता बस उनके लिए रुको। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्या मैं लिख सकता हूं P फाइनल माइनस P इनिशियल? Yes, sir. Yes, P sir. फाइनल इज mv माइनस mu। m को मैं कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं v माइनस u। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? Yes, sir. ध्यान से देखो, Yes, बस sir. मैं वैल्यू डाल रहा हूं 0.1, v हमारा है -40 और u है +40।
तो हमारे पास आ गया 0.1 इंटू -80, तो ये आ जाएगा हमारा 8 -8 न्यूटन सेकंड। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सर हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड कुछ भी लिख सकते हो बेटा, वो मेरे पास इतनी सेम सी है जगह थी दोनों। इसलिए मैंने न्यूटन सेकंड लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हो सकता है आंसर के अंदर सिर्फ 8 लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है -8 लिखा हो। तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब बस ये होता है कि उन्होंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। लेकिन सर हमें कैसे पता Yes, चलेगा? sir. क्योंकि हमने इस वाले अप्रोच उसमें नहीं आएगा बेटा नेगेटिव। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर आपको माइनस प्लस का चक्कर नहीं आएगा। मैं भी यही बता रहा हूँ आपको, उसमें सर आपको हम मैग्नीट्यूड ही देखना होगा। तो हम फाइनल आंसर में सिर्फ 8 लिखेंगे। हाँ, फाइनल आंसर में आप देखो, जब आप ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आपको आंसर पहले से दे रखे होते हैं ना बेटा, यस सर। यस सर। तो उसके ऑब्जेक्टिव अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप दूसरा वाला केस कर सकते हो कि आप बैट को इधर ले लो, बॉल इधर जा रही है और टकरा के फिर वापस से इधर चली गई, आप ये वाला केस ले सकते हो। तो इसमें वापस से वही Yes, चीज, sir. सारी चीजें पॉजिटिव आके +8 हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा, मतलब इस +8 और -8 में ज्यादा, सॉरी सर मतलब 2 आंसर आ जाएंगे ना? नहीं बेटा, आंसर एक ही है। मतलब आंसर 2 चाहे हो, लेकिन उसका मतलब सेम ही है। यस सर। आंसर 2 नहीं होंगे एक्चुअली, वो मतलब तो सेम ही है ना। मेरा ये कहने का मतलब मेरा ये कहने का मीनिंग है, यस सर। ठीक है। तो वो +8 आएगा या -8 आएगा, वो एक ही बात है, क्योंकि बस तुमने रेफरेंस अलग ले रखा है, किसको तुमने प्लस मान रखा है और दूसरे ने नेगेटिव मान रखा है। बस इस वाले केस के अंदर ये होगा। क्या सभी को क्लियर है वाली चीज? ओके सर। मतलब आंसर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ बेटा, मतलब आंसर पॉजिटिव ही आएगा। Sir, your voice is not audible. यस सर। You are not audible. यस सर, यू आर नॉट ऑडिबल। Sir, your screen is not visible. सर ने तो शायद लेफ्ट कर दिया। हाँ yes sir, left. मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब आवाज आ रही है सर। हाँ ओके। हाँ, मैं कह रहा था, ये आप सबने लिख लिया? Yes sir, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। मतलब चेंज इन मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बेटा, डिपेंड अपॉन योर इनिशियल डायरेक्शंस कि आपने क्या ली है। सब्जेक्टिव के लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर उसने स्पेशली दे रखा है, जैसे उसने ये बोला होता कि द बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन।
इस तरीके से कुछ बोले तो आप पॉजिटिव नेगेटिव खुद भी देख सकते हो, लेकिन हाँ जनरली ऑब्जेक्टिव केस में जनरली वो पॉजिटिव रहेगा जनरली। लेकिन मैंने वही बताया कि आपके डिपेंड करेगा आपने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, मैं फिर वापस से वही कहता हूँ, ठीक है। ओके सर, अगर रियल लाइफ में मोमेंटम की बात करें तो मतलब वो मास इनटू जो स्पीड, मतलब वो कवर करके आ रहा है एक्सेलरेशन, वही होगा नहीं, मास इनटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, मतलब अभी ये वाला चीज हमने जो बोली है वो चेंज इन मोमेंटम बोली है। मास अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो ये कुछ वैसा है जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक ट्रक आपकी तरफ चला आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और दूसरी तरफ एक बॉल आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप किसको आराम से रोक लेंगे? तो इनफैक्ट बॉल को। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर मतलब सर मोमेंटम सेम हो सकता है सर दो बॉडी का, चाहे मास सर जैसे बुलेट का 8 ग्राम अगर हम मास लें और उसका 10 ले उसकी वेलोसिटी तो 80 आ जाएगा, और अगर हम 80 लें उसका क्या कहते हैं ट्रक का लें हम 10 और उसका जो वेलोसिटी लें 8, तो दोनों का वेलोसिटी सेम है और दोनों ही एक इंसान को मार सकते हैं, मतलब इतनी होती है उनकी वेलोसिटी और मोमेंटम। सब मतलब दोनों का मोमेंट कह सकते हो आप एक तरीके से, मतलब आसान भाषा में क्या है कि मोमेंटम एक मतलब एक्चुअली क्या है, देखो किसी बॉडी को अगर आपको मूव करना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से जब आप किसी बॉडी की स्पीड बढ़ाते हो तो भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इन दोनों को इसलिए हमने कंबाइन करके दिखा कि इसलिए हमने इसको बोला मोमेंटम की मास और वेलोसिटी। जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक्चुअली फोर्स जो होगी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मैंने कहा कि जो फोर्स है, हमने कहा फोर्स जो होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और एक्सेलरेशन के भी। दूसरी चीज क्या कि अगर फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट हो जाए, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखना मास जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के। इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो और मास हम चेंज करते रहे, मतलब मास को पहले हम ले ले मान लो 10 किलोग्राम, फिर ले ले 1000 किलोग्राम, तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि 10 किलोग्राम वाली चीज की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और 1000 किलोग्राम की कम होगी। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। कब? जब फोर्स कांस्टेंट है, जब फोर्स कांस्टेंट है। ये कुछ इस तरीके से रिलेट करते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। और क्या क्या है? अब मैंने कहा एक और इसको ले लेता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा, एक और क्वेश्चन लिया मैंने। इसमें क्या कह रहा है वो, अ रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक बॉल है रबर की, वो 1 मीटर से गिरी नीचे की तरफ, 1 मीटर से गिरी। तो जब ये गिरी एंड रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर, मतलब ये यहाँ पे टकराई, जस्ट टकराने से पहले एक वेलोसिटी होगी, टकरा के वापस से ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाते हुए ये सिर्फ 0.5 मीटर तक ही पहुंच पाई। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अगर मैं पहले वाले पाथ को 1 मान लेता हूं और दूसरे वाले पाथ को 2 मान लेता हूं, पहली पोजीशन A, ये वाली पोजीशन B, फिर यहीं B से ही, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, मैं अलग से दिखाना पड़ रहा है क्योंकि बॉल ऊपर भी जाएगी, इसलिए मैंने अलग से दिखाया, नहीं तो इसी के ऊपर जाना था। और ये पॉइंट होगा C पॉइंट यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्या यहाँ तक भी सबको समझ में आता है? यस सर। अब ध्यान से देखें, वो कहता है फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। इम्पल्स भी फाइंड आउट करनी है और एवरेज फोर्स भी फाइंड आउट करनी है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड, बॉल और ग्राउंड के बीच में, इफ द टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टैक्ट इज 0.1 सेकंड। क्या बेटा समझ में आया? मैं बैट के लिए भी जो बोल रहा था वो चीज यहाँ पे देखो 0.1 सेकंड आ गई। सर क्या ये चीज क्लियर है? कनेक्ट नहीं हो पा रहा बैट वाले से, तो कोई बात बेटा, बैट पे भी टकरा के, एक सेकंड सुने 0.1 सेकंड तो हम लेंगे ही नहीं उसको, मतलब 0 नहीं लेंगे, सीधा बी वाले की वेलोसिटी के इक्वल ले लेंगे। हाँ। इसमें क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे इस वाले केस में था तो बॉल टकराई, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो कांटेक्ट में रही होगी ना। मैंने बताया था वो कांटेक्ट हो सकता है कुछ भी हो, जैसे 0.1 सेकंड मैंने एग्जांपल दिया था। अब इसमें वो बैट जो है, बैट की जगह बस वो जमीन हो गई,
बॉल अब भी नीचे आई, टकरा के ऊपर गई है, लेकिन वो बैट की जगह जमीन है और वो जमीन से 0.1 सेकंड में कांटेक्ट में है। क्या अभी कनेक्ट हुआ ऊपर वाले से? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, बी से कितने पे टकराई वो नहीं दे रखा। बैट वाले केस में तो मुझे बी पे वेलोसिटी थी वही दे रखी थी। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है ए पे, जिसपे उसकी वेलोसिटी जो है हमने 0 मान ली है। अब बी पे वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकता हूं क्या मैं? यस सर, लगा सकते हैं। यस सर। यस सर। ध्यान से देखें, इसके बाद अब अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं सर तो लेकिन इनिशियल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बेटा फ्री फॉल का केस है ना। अच्छा ओके सर। ओके, तो वेलोसिटी का हमने v मान लिया, ये वेलोसिटी एट b है, फाइनल वेलोसिटी, या मैं b लिख लेता हूं, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि 0 है इस वाले केस में, तो 0 इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा, तो क्या माइनस जी ले लूंगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखें, नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या -1 ले लूं। यस सर। तो ध्यान से देखें, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये जो माइनस है ये माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास हेंस जो वी बी आ गया, दैट इज √2g। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। सर माइनस √2g नहीं होगा? नहीं बेटा, बेटा अब भी हाँ माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। सर ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है ना? हाँ एक्चुअली दोनों होने चाहिए थे प्लस माइनस, लेकिन माइनस होगा क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर माइनस Sorry? डायरेक्शन, सर डायरेक्शन के लिए ना। ये क्या बोला बेटा किसी ने? सर वो माइनस डायरेक्शन के लिए होगा ना? हाँ बेटा, माइनस डायरेक्शन के लिए होगा, लेकिन इस वाले के अंदर वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, माइनस डायरेक्शन के लिए होगा। सर हम सीधे ये नहीं लिख सकते थे -√2a? -2 हाँ बेटा ले सकते थे, लेकिन जनरली एक्सेलरेशन को फ्री फॉल के अंदर एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं ना, इसीलिए उसे जी ही कहते हैं, तो इसको जी ही मानो। चलेगा कि किसमें हमें डायरेक्शन दिखानी है और किसमें नहीं, जैसे ऊपर वाले में कोई जरूरत नहीं थी, इसमें है। नहीं, ऊपर वाले में डायरेक्शन की क्यों जरूरत नहीं थी, वेलोसिटी की केस में तो हमने डाली है, देखो माइनस डाला है यहाँ पे, पर इसने कहा आपने नहीं डाला। नहीं, वो तो मोमेंटम के बाद आने के बाद हुई थी ना बेटा, अंदर v और u कैलकुलेट में तो होगी, जब आंसर आ जाएगा उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन होगा +8 तो आपको +8 भी आ सकता है, मैंने ये बताया था आपको। सर नीचे वाले केस में तो आपने सर जी के और -1 के -1 काट दिया, फिर क्यों आएगा? यस अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं कहता हूं -√2g का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? क्या 2g आ जाएगा? 2g। सिमिलरली +√2g का होल स्क्वायर करूंगा तब भी तो 2g ही आएगा। सर लेकिन सर प्लस भी तो लिख सकते, सर माइनस लिखना क्यों जरूरी हाँ है? तो मैं बता तो रहा हूँ बेटा, उसमें क्या हो रहा है, बॉल कहाँ जा रही है, ये वाली सर नीचे बॉल कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे जा रही है, और नीचे हम कौन से डायरेक्शन मानते हैं? सर नेगेटिव। नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव लेंगे। तो सर उस नेगेटिव के लिए ऊपर 2 बार माइनस ले तो लिया, एक बार ग्रेविटी उसमें एक्सेलरेशन में और एक बार नहीं। बेटा ये अलग चीज है ना, वो एक्सेलरेशन थी, वो डिस्प्लेसमेंट थी, ये वेलोसिटी है, ये तीसरी अलग क्वांटिटी है, वो अपनी उसका वो है, मतलब अलग क्वांटिटी है। इसलिए वो वाली बात है कि आप ये कहो कि भाई मम्मी ने भी खाना खा लिया, पापा ने भी खाना खा लिया, अब मैं थोड़ी खाना खाऊंगी, मेरा तो पेट भर, मतलब मम्मी पापा ने खा लिया तो मेरा पेट तो अपने आप भर गया, भाई वो भी तो अपना खाना खाएगा, उसकी अपनी जरूरत है। ये समझ में आता है बेटा? नहीं? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है ना? ओके, ओके यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखें, अब वो कहता है बॉल टकरा के ऊपर गई, लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर वो उसी वेलोसिटी से टकरा के वापस जाती तो वापस से 1 मीटर पे पहुंचती, लेकिन ध्यान से देखे वो 1 मीटर पे नहीं पहुंची, वो 0.5 मीटर पे पहुंची। इसका मतलब जो वेलोसिटी से टकरा के गई वो वेलोसिटी अलग थी। अब इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वापस से ध्यान से देखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये वाली वेलोसिटी ऊपर गई तो फाइनल वेलोसिटी ध्यान से देखें, इस 2 वाले के अंदर ये एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये वाली फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो क्या होगी, कौन सी होगी इनिशियल? बेटा अभी
सोच के देखो, बॉल ऊपर से तुमने छोड़ी, नीचे आई, ये पहला पार्ट हो गया। फिर बॉल नीचे से गिर के नीचे जमीन से टकराई, टकरा के ऊपर की तरफ आएगी और फिर वो सबसे ऊपर पहुंच गई सी पॉइंट पे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, बी वाली या सी वाली? बी वाली। तो बी वाली ही होगी, और सी वाली हमारी फाइनल होगी। क्या ये समझ में आता है? यस सर। तो फाइनल Yes. वेलोसिटी क्या जीरो होगी हमारी? ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मैंने यू ले लिया। ध्यान से देखे, ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन, वापस से वही माइनस जी। अब लेकिन देखो बॉल कहाँ गई है, ऊपर की तरफ, Plus और ऊपर की तरफ प्लस होता है, तो 0.5 0.5 प्लस में। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो हैंस अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस यू स्क्वायर। ये धीरे क्यों हो गया, एक सेकंड बेटा। सर Okay. यूज को वो नहीं लेंगे अभी कौन भी? सा? नहीं बेटा, वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो होता तो सीधा 1 मीटर तक जाती ना बॉल। ओके। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2g इंटू में 1/2। 0.5 को मैंने 1/2 ले लिया और 2 से 2 कैंसिल Yes, कर sir. दिया। माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू √g। क्या ये सबको समझ में आता है? यस यस सर। सर। और ये हम प्लस लेंगे, क्या ये भी सबको समझ में आता है? यस सर, जो ऊपर जा रहा है, Yes, sir. upward direction, क्योंकि ऊपर जा रहा है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। आप ध्यान से देखें। हाँ बोल रहे हैं, टाइम क्यों दिया है फिर उन्होंने इसमें, जब हमने टाइम का कहीं अभी क्या तक बोल यूज रहे हैं? सर टाइम का भी आगे यूज होगा या नहीं? हाँ, अरे आएगा ना, अभी तक नहीं। हाँ बेटा आएगा आएगा। उसने क्या पूछा है पहले क्वेश्चन देखो ना, उसने क्या पूछा, पहले इम्पल्स पूछा, उसके बाद उसने एवरेज फोर्स पूछा। ओके क्या सर। फोर्स के अंदर टाइम आता है? नहीं। आता है, नहीं नहीं आता है। यस सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सेलरेशन में टाइम इंक्लूडेड रहता है ना। सबसे पहले हम इम्पल्स निकालते हैं, तो इम्पल्स के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। m into v minus सर को टाइम बोला था। छोटे टाइम के लिए। एक मिनट बेटा, एक एक करके बोला करो, ऐसे समझ में कुछ नहीं आता, सब बोलते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं अभी? क्या ये सबको समझ में आया चेंज इन मोमेंटम या नहीं? यस सर आ गया। यस सर। ओके, हैंस मैंने क्या कहा, इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या, मोमेंटम क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब वापस से डायग्राम को देखो, ध्यान से सुनना। बॉल टकराने से पहले की वेलोसिटी और बॉल टकराने के बाद की वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, टकराने से पहले या टकराने के बाद? सर टकराने से पहले टकराने से पहले। जो है तो इसका मतलब क्या, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये वाली? सर ये क्यों होगी, नीचे टकराने के बाद वाली होगी ना? बेटा अरे बॉल टकराने से पहले वाली इनिशियल होनी चाहिए, बॉल टकराने के, मैं सुनो मेरी बात बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी सुन तो लो भी एक बात। मैंने एक पाथ तो माना ये वाला पाथ 1, ठीक है, एक पाथ माना ये वाला पाथ 2, लेकिन ध्यान से देखो एक पाथ ये भी तो है, जब बॉल जस्ट गई, टकराई, टकरा के ये वाली वेलोसिटी चेंज हुई, क्या ये भी एक हम इसको पाथ मान सकते हैं? सर इसको क्यों मानेंगे, अभी तो आपने कहा कि इतने कम टाइम के लिए होती है, तो इसका हम कुछ लेते ही नहीं है। नहीं, मैंने जनरली बताया कि जनरली नहीं देते लेकिन अगर क्वेश्चन में दे तो दिया यहाँ पे इसने, तो अब इसने दे दिया तो अब तो लेना पड़ेगा ना। समझ में आई ये वाली चीज या नहीं? बच्ची परेशान है, और भी कोई परेशान है इसकी तरह? नो सर, समझ आ गया। सर समझ आ गया। सर थोड़ी कंफ्यूजन है। थोड़ी कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनो बेटा। इसके अंदर देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं पूरा एक बार और इलेबोरेट कर देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये समझा दीजिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले वो इम्पल्स पूछ रहा है, फिर वो वहां पे कैसे पहुंच गया? हाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो बॉल नीचे आई 1 मीटर से, ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो बॉल टकराई होगी कुछ वेलोसिटी के साथ, इसके बाद जमीन से टकरा के बॉल ऊपर की तरफ गई और वो कहता है 0.5 मीटर तक पहुंच गई। अब वो पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनना। वो पूछ रहा है पहले तो बताओ जब ये टकराई तो इसका चेंज इन, टकराने के बाद चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? पहली चीज उसने पूछी।
दूसरा वो पूछ रहा है जब ये टकराई और हमने दे दिया कि टाइम जो लगा उसको टकराने में वो 0.1 सेकेंड लगा, तो वो पूछ रहा है कि बताओ फोर्स कितना लगा होगा, जमीन ने कितना फोर्स लगाया होगा। क्या ये दोनों चीज समझ में आई बेटा आपको? सर एक बार सर वो बताओ सर, टाइम का केस क्या बोला था आपने 0.1 का? उसने बोला कि जो बॉल है वो जैसे ही जमीन से टकराई तो जमीन से वो 0.1 सेकेंड के लिए टकराई है, तो अब ओके सर, जमीन ने कितनी फोर्स लगाई होगी ताकि उसकी वेलोसिटी हो जाए। ओके सर। क्या सभी को क्लियर है? अब ये अभी एक्चुअली बात ही हमें इसकी हमें तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूं तो इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा घुमा लेंगे, लेट मी ट्राई दिस, ध्यान से 1 मिनट ध्यान से सुनना, इसी चीज को थोड़ा सा समझ के देखते हैं, अगर हो जाए तो कॉपी पेस्ट, 1 सेकेंड देखते हैं कुछ और हो जाए तो इसमें। रोटेट का कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ ये रहा, हाँ ये रहा। ध्यान से देखें सभी, अगर मैं इस जमीन को वापस से एक बैट मान लूं, 1 सेकेंड यहाँ पे मैं इन चीजों को हटा देता हूँ। सर उल्टा हो गया ये तो। हाँ बेटा मैंने हटाया है ना, ध्यान से देखो उस चीज को मैंने क्या किया। अब इस चीज को जब ये बॉल, इसको बॉल को ये इसको बड़ा सा बैट मान लो, बॉल आई इस बैट से टकराई, तो पहले तो हमें याद है पिछले क्वेश्चन में हमें 40 दे रखा था डायरेक्टली। यस सर। इस वाले केस में हमें ये निकालना था और हमारा कितना निकला ये वाली चीज आपको याद होगा, अभी हमने कितना निकाला था, ये वाला माइनस निकाला था शायद, माइनस निकाला था। 1 सेकंड रुको, मैं इसको फिर दूसरे तरीके से रोटेट कर देता हूं ताकि और ढंग से क्लियर हो। ये ठीक है, ध्यान से देखें। तो अब बॉल ये वाली थी, बॉल ये आई टकराई इससे, तो टकराई इसकी हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, -√2g। क्या ये चीज क्लियर है? और टकराने के बाद जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई, √g। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर क्लियर। तो अब मोमेंटम क्या हो, क्या बोला बेटा अभी आपने? सर एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा ना, √g माइनस रूट। अभी पहले मोमेंटम निकाल लें बेटा, एक बार एक चीज पहले एक बार कर लें। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हमारा ये वाला मोमेंटम होगा, क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। क्योंकि टकराने के बाद की वेलोसिटी है ये वाली, तो हम क्या लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी विच इज √g माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू -2 √g। ध्यान से देखो तो क्या इसको लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √g और प्लस रूट में 2g। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब मैंने क्या लिख लिया, m इंटू, ध्यान से देखिए, रूट अगर g में कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो यहाँ पे बन जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा √2। क्या ये सबको क्लियर है? मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। यस सर। अब मास कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, 0.1 सर 50 ग्राम। 50 ग्राम, तो मास हमारा 50 ग्राम में आ रखा है। 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई? यस सर। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय √10 और 1 प्लस यहाँ पे 1.414 है तो ये प्लस 2.414 हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर 2.414 कैसे हुआ? अच्छा, 1 प्लस √2 को क्या मैं 1 प्लस 1.414 लिख सकता हूँ √2 को? यस सर। यस सर। और 1 प्लस 1 2 होता है तो 2.414। सर उसको रूट के फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते बेटा जनरली वो तो देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उसमें नहीं, मतलब ऑप्शन वाइज नहीं दे रखा तो नहीं छोड़ सकते ना, जनरली तो पॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। बाकी क्वेश्चन के ऊपर देखना, क्वेश्चन के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन तो उसके अंदर तो आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप होगा तो कोशिश यही करना कि रूट में ना छोड़ो, मतलब जनरली ना छोड़ो। जैसे इसमें तो 2 रूट है तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, इनको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है,
क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? और √2 को 1.414 की जगह 1.4 भी याद कर सकते हो आसान बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे सर क्या लास्ट बेटा? मास को केजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग? बेटा कर तो दिया, डिवाइड तो किया मैंने 1000 से ही है। ओके सर। क्या क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? यस सर। √10 को भी आप लोग लिख सकते हो किसमें, वैल्यूज में क्या लिखोगे? √10 को क्या लिख सकते हैं? सर 3 पॉइंट नहीं, सर, √10 को, हाँ 3 पॉइंट कितना, 3.1 और 3.2। सर 3.1 3.1 सम, सर आई थिंक सर 3.16 कुछ होता है। 3.16। हाँ तो अब इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आ जाएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर हो गई है? इसमें कोई डाउट है किसी को? यस सर। यहाँ यस तक? सर। नो सर, नो Good. डाउट। ओके, यस एक मिनट में इसको प्रॉपर आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ 3.16 तो √10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारा 50 हो जाएगा, 4 पॉइंट सर 50 बाय 1000 तो 1/20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 2.4 और डिवाइड बाय ये हो गया ना, हाँ डिवाइड बाय 1000 तो 0.379 क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया? सर आपने ये 2.4 ले यस लिया सर। √2 क्या बेटा? सर √2 को 1 को आपने 2.4 ले लिया था यहाँ पे। √1 प्लस √2 को, हाँ बेटा 2.4, √2 को मैंने 1.4 लेके फिर कर दिया। ओके सर। सर आपने 10 को 3.16 लिया है फिर 3.1 लिया हाँ है? 3.16 लिया बेटा, 3.16 लिया। ठीक है सर। ठीक है, बाकी अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप 3.1 भी ले सकते हैं या 3.2 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट जल्दी करने के लिए, मतलब 3.16 में से टाइम ज्यादा लगता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद फोर्स उसने पूछी थी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो 0.379 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा था, 0.1, 0.1 तो सेकंड। 3.79 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 3.79 न्यूटन इज आवर आंसर। यस एक बार सर। लिख लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी से। ऊपर कर दो थोड़ा। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें टाइम दे दीजिएगा सर, हम करके आपको आंसर एक बार बता देंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको दे दूंगा। लिख लिया अभी सभी ने? सर ये क्या क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, इतने में आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल लगभग सेम है, मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन लेट्स ट्राई करें आप सभी। सर स्क्रीन एकदम, क्या हुआ? सर कुछ नहीं, स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। अभी ठीक है? यस। Okay. सर तो चेंज इन मोमेंटम में हम टाइम भी लेते हैं ना? नहीं बेटा, चेंज इन मोमेंटम में टाइम नहीं लेते। चेंज इन मोमेंटम में, या चेंज इन मोमेंटम में टाइम तब लोगे जब फोर्स इनटू टाइम करोगे। वैसे चेंज इन मोमेंटम मास, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। अगर फोर्स और टाइम दे रखा है तो मतलब फिर आप ले सकते हैं फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट। तो फिर आपने चेंज इन मोमेंटम मीटर पर सेकंड कैसे लिख दिया? सेकंड आ गया सर, समझ आ गया। आ गया? यस सर। ओके,
अगर सर चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है तो फिर वो वाला कौन सा होता है, पी एफ माइनस पी आई अपॉन में टी? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है शायद। उसे फोर्स कहते हैं बेटा। सर √10 को अभी आपने क्या बताया था, प्लीज एक और बार बता दीजिए। 3.16 3.16 आप 3.16 लेते हैं बेटा, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3.1 भी ले सकते हो, 3.2 भी ले सकते हो, ज्यादा चेंज में मतलब इतना दिक्कत नहीं आएगी। कितना आया इसका, कुछ आया अभी किसी का? सर बस 1 मिनट और सर। सर ये सर क्लिफ का मीनिंग मतलब एक बिल्डिंग लगा लो, वैसे तो क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ी। सर इसका आंसर -500 हो सकता है। पता नहीं बेटा, मैंने याद नहीं है मुझे, मतलब मुझे याद नहीं है, अभी मैं देख लेता हूँ। अ स्टोन ऑफ मास 5 किलोग्राम, तो मास हमारा 5 किलोग्राम है, फॉल्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाइट। 50 मीटर, ये जो हमारा हाइट है ये 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर हाइट। सर एवरेज रेजिस्टेंस निकल गया सर। अभी 1 मिनट बेटा रुक जाओ, अब थोड़ा मुझे बताने दो, ठीक है। अच्छा, तो अब उसने क्या कहा, ये बॉल नीचे आई, नीचे आके गिरी, इससे टकराई, टकराने के बाद यहाँ मिट्टी थी तो मिट्टी के अंदर ही घुस गई। और आपने देखा भी होगा, अगर मिट्टी होती है ऊपर से कोई चीज फेंकते हो, थोड़ी सी अंदर घुस के वो रुक जाती है। तो वो कहता है जैसे इससे टकराई, इससे टकरा के वो यहाँ आके रुक गई। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 केस हो गए, ए से बी केस हो गया और बी से सी केस हो गया। ए से बी केस कब, कि जब हमारा बॉल को छोड़ा गया और फ्री फॉल का केस हुआ, और बी से सी कब, जब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं ए से बी लेता हूं तो वेलोसिटी निकालनी है मुझे बी पे, तो क्या मैं ले सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखें, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस g है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको 100 दे रखी है, वो भी माइनस की। क्या सभी को, सॉरी 50 दे रखी है माइनस की। तो 50 माइनस 50। अरे बॉल नीचे जा रही है ना बेटा। तो सर 50 तो होगी फिर भी। अच्छा लिख दिया आपने, ठीक है। नहीं लिख दिया नहीं, ये समझ में आया नहीं आया, लिखने की बात नहीं है बेटा। नहीं सर, आपने पहले 100 लिख दिया था ना। हाँ वो गलती से लिख दिया था। ओके, तो यहाँ से आपको 52 से आपका 100 हो गया, 100g माइनस माइनस कट गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 100g। तो v कितना आ गया, 10√g। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जी को हम लोग बोल सकते हैं ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। हाँ बेटा 10 ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये वेलोसिटी हो गई b की। अब हमने क्या देखा, वेलोसिटी जो b है वो नीचे गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो इसमें भी हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस सॉरी वापस से अब ध्यान से देखें, तो b से c पार्ट लेना है हमें, b से c वापस से क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ c पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? क्या सबको ये चीज क्लियर है? पता ही नहीं है, तो ये कैसे ले सकते हैं? नहीं बेटा देखो ना, 1 मीटर दे रखा है, ढंग से पढ़ो। ओके सर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यही वाली होगी, तो u स्क्वायर मतलब -10 का √g का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली में 100g आ जाएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। इनटू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन आपकी a आएगी। डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखें, gs जो है वो नीचे की तरफ गई है, और नीचे क्या माइनस लेते हैं हम? सर माइनस हो तो क्या माइनस है। तो -1 मीटर ले ले, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो हैंस क्या हुआ, -100g इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन माइनस की, तो माइनस से माइनस कट जाएगा,
और 2 को इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 50, तो हेंस आंसर आ गया आपका 50g। माइनस में ना सर 500 नहीं बेटा, प्लस में। हाँ बेटा, सर 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं ना? हाँ बेटा 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अब ये प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि बॉल देखो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। अब इसको रोकना है तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी ना, तभी तो रुकेगा वो। तो एक्सेलरेशन भी ऊपर ही आएगी। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया। नहीं आया। देखो, यस सर, नहीं आया। ओके, चलो इसको इस दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे समझाएं। ओके, लेट्स ट्राई। ध्यान से सुने। एक बॉल है, मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तो ये बॉल कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। मतलब वेलोसिटी जो होगी इसकी बढ़ जाएगी। क्या ये समझ में आता है? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये Yes, ऊपर sir. जाएगी, तो वेलोसिटी इसकी अब कुछ हो जाएगी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। ओके, अच्छा, बॉल अभी ऊपर जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगा दी, तो ये बॉल ऊपर जाके रुकेगी या और तेज चली जाएगी? सर वो कहीं जाके रुकेगी ऊपर। रुक जाएगी। तो हेंस मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसका मतलब फोर्स क्या नेगेटिव होगी? यहाँ पे देखो, ऊपर की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है अभी, ठीक है? तो यहाँ पे जो फोर्स लगी वो नीचे की तरफ लगी, तभी तो वो 0 हुई। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। सर नहीं ये- आ रही। रिपीट कर दो सर। ओके ओके ओके, ध्यान से देखो। अगर कोई बॉल ऊपर जा रही है, जैसे ग्रेविटी के केस में, इसको ग्रेविटी से छोड़ो, कोई चीज ऊपर जा रही थी, तुमने हाथ मार के उसे रोक लिया, तुमने हाथ मारा, उसको पकड़ लिया, एक साथ रुक गई, तो तुमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई होगी उसे रोकने के लिए? सर उसका अपोजिट। सर नीचे वाली बात। नेगेटिव बेटा ये समझ में आया आपको या नहीं आया? आया। यस सर। ये तो आया। ठीक है, ये चीज आई। अब इसका ऑपोजिट सोचो। बॉल नीचे जा रही थी, तुमने रोक ली, तो तुमने फोर्स कहाँ लगाया होगा? ऊपर। ऊपर की तरफ। अब सर, ये फोर्स तो जहाँ सर ये तो Sorry, हाँ, थर्ड बोल। लॉ क्वेश्चन हो गया ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड वो अलग, हाँ बेटा कहीं ना कहीं वो हुआ, लेकिन अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं कि मैंने कहाँ लगाई होगी। वो मतलब अभी उससे रिलेटेड है, लेकिन अभी उतना नहीं है। अभी पहले इस चीज को समझो कि ये बॉल नीचे जा रही थी, मैंने इसे रोक लिया, तो मैंने किधर फोर्स लगाई होगी इसे रोकने के लिए? ऊपर। सर आगे समझ में ऊपर। तो इसीलिए ये पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यस सर। ओके। सर 500 मीटर पर सेकंड कैसे आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। सर सर ये 500। एक्सेलरेशन हाँ बेटा, तो क्या, एक सेकंड रुको ना, पहले इस चीज को समझो, वैसे ही समझ लो ना, आ जाएगा। ये बॉल को इतनी वेलोसिटी लेने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 50 मीटर। इसमें इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज समझ में आती है? यस सर। जो उसने वेलोसिटी एक्वायर करी वो कितने मीटर में 0 हो गई? वेलोसिटी कितने मीटर में 0 हो गई? 1 मीटर में। मतलब 50 टाइम्स ज्यादा हो गई होगी। ध्यान से देखो, 50 टाइम्स पहले कर दिया उसने। यहाँ पे उसने 50 मीटर चला, यहाँ पे उसने 1 मीटर चला, तो 50 टाइम्स ज्यादा होगी नहीं होगी? ये चीज समझ में आती है? यस तो सर। देखो 50 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। सर नहीं आया। सर 50 टाइम्स ग्रेटर कैसे होगी? देखो इसने एक्सेलरेशन ड्यू टू, देखो ग्रेविटी ने क्या किया, इसका ए से बी पहुंचने तक उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, उसकी वेलोसिटी उसने चेंज करी। उस वेलोसिटी चेंज करने में उसने डिस्टेंस कितना लिया? 50 मीटर। सर 50 मीटर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी निकली वो 10 रूट जी निकली। ठीक है, 10 रूट जी निकली। अब ये जो 10 रूट जी इसने एक्वायर करी थी 50 मीटर के अंदर, सी तक पहुंचते ही सी तक वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये चीज समझ में आती है? यस सर। मतलब 0 से शुरू किया, 10 रूट जी पहुंचा, और 10 रूट जी से शुरू किया तो 0 पहुंच गई। लेकिन ग्रेविटी को 50 मीटर डिस्टेंस में ये वेलोसिटी पहुंचाने के लिए 50 मीटर लगे, जबकि मिट्टी ने कितनी देर में कर दिया वो चीज? 1 मीटर के अंदर अंदर ही। सर 1 मीटर।
तो इसका मतलब जो मिट्टी होगी वो उससे 50 टाइम्स तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई ना, ऐसे ही देख लो तो। यस Yes, सर sir. यस सर। तो Yes, 50 को sir, मल्टीप्लाई कर दिया comparison 10 से, 500 डायरेक्ट आंसर। क्या क्लियर है ये वाली चीज? इसलिए यस आंसर आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर Yes, sir. पॉजिटिव में क्यों आएगी? बेटा अभी यही तो बताया था नीचे, जब उस बच्ची ने पूछा था मुश्किल आई थिंक, हाँ यही तो बताया था। ध्यान से देखो, एक बॉल को ऊपर फेंका है और मैंने उसको रोक लिया ऊपर जाने से, तो मैंने फोर्स कहाँ लगाया होगा? ओके ये सर, बॉल समझ थी, ये आया। ऊपर जा रही थी, मैंने आगे ऊपर जाने से रोक दिया। सिमिलरली वाली चीज थी, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? सर एक बार वो वाला केस दोबारा बता दीजिए जिसमें डबल वो इंटू 10 हो जाएगी। क्या होगी बेटा? सर अभी आपने शॉर्टकट बताया था ना कि नहीं वो शॉर्टकट नहीं है बेटा, वो समझाने के लिए बस, वो शॉर्टकट मत मान के चलो, उसको शॉर्टकट मत मानो। ये तो बस मैं समझा रहा था, बच्चे ने कहा था कि 500 कैसे हो जाएगी, मैं तो बस वो समझा रहा था, उसे शॉर्टकट मान के मत करो, ठीक है? उसे इस तरह से मत करो, नहीं तो कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे उस चीज में। ओके, अब ध्यान से सुने, ये एक आसान सवाल है वैसे तो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। ध्यान से सुने क्या कह रहा है वो। अ बॉल इज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, strikes the wall at an angle 30 degree and reflected with the same momentum at the same angle। ध्यान से सुने क्या कह रहा है वो कहता है एक वॉल है, ये हमारी वॉल आई, एक बॉल है हमारे पास, बॉल। सर वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ बेटा वो वाला कंप्लीट हो गया, इतना ही था उसमें, और क्या था? सर, यही तो निकाला था। Force निकल जो हम कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा एक्सेलरेशन जब पहुंचे थे हम। Yes, sir. अच्छा फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। ओके ओके, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुके, मुझे लगा था कंप्लीट हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस मतलब ओपोजिशन। मतलब जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मतलब जब चीजें समझ में नहीं आती, इसका मतलब रेजिस्ट हो रही हैं वो चीजें, समझने जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कोशिश कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो कि नहीं हम तो समझेंगे, तो वो रेजिस्टेंस है। आप अपना रेजिस्टेंस लगा रहे हो, वो दिमाग अपना रेजिस्टेंस लगा रहा है नहीं समझने की। समझ में आ गया? ओके, एक तरीके से फोर्स है वैसे तो। ओके अच्छा, मैं क्या कह रहा था, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? Sir, minus अच्छा। 500. नहीं बेटा प्लस 500, ऊपर की तरफ फोर्स लगी थी, अभी तो बताया था यही चीज। Yes, okay, sir. ओके नाउ एक्सेल फोर्स एवरेज रेजिस्टेंस मतलब वो एक्चुअली फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5 किलोग्राम, तो 5 इंटू 500, तो हमारा कितना आ गया? 2500 न्यूटन आ गया। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? हाँ बेटा बोले। सर मैंने ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला से निकाला, लेकिन जो एक्सेलरेशन 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सर मेरा केस 2 में आ रहा है जब वो बी से सी जा रहा है। हाँ तो बेटा बी से सी ही जाना है, उसी की तो निकाल रहे हैं। ओके सर, तो सर ये रेजिस्टेंस कब का है ना, जब वो बॉल मतलब बी वाले पॉइंट पर स्ट्राइक बी से करेगी सी जाएगी। हाँ बेटा तभी की निकालनी है, मिट्टी की तो निकालनी है, वही निकालनी है। ओके देखो ना, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड ही तो बोला हुआ है, और रेजिस्टेंस कर कौन रहा है यहाँ पे? एयर थोड़ी ले रखी है हमने जो कर रहा। ओके तो हमने क्या बोला? फोर्स आ गई हमारी, रेजिस्टेंस आ गई, एफ आर लिख सकते हैं सिर्फ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड। इसके बाद हमसे पूछा गया टाइम बताओ इट टेक्स टू पेनिट्रेट, कितना देर लगी उसे नीचे जाने में, मतलब बी से सी जाने में कितनी देर लगी। तो अब हम उससे कैसे निकाल सकते हैं? तो एक तो हम फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा ही सकते हैं। ध्यान से देखें, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जो बी पे वेलोसिटी थी कितनी थी? ध्यान से देखें, ये वाली वेलोसिटी -10 रूट जी, -10 रूट जी G. प्लस एक्सेलरेशन हमारी कितनी आई? 500 इंटू 500. टाइम, 500 into time. ठीक है? तो हेंस अब ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 रूट जी इज इक्वल टू 500 इंटू टी। तो टी Yes, sir. कितना आ जाएगा? Root G is 10 रूट जी डिवाइडेड बाय 500। क्या ये चीज क्लियर है? 0 से Yes, 0 sir. काट देंगे तो 2/550। 3.16 इंटू में 50। क्या सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 0.06. अब इसको करने का देखो एक आसान तरीका होता है, एक तो होता है भाई आप 50 से डिवाइड करो, दूसरा तरीका क्या है? आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो।
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6.32 और ये हो जाएगा 100, तो आंसर आ जाएगा 0.0632 सेकेंड्स। सर ये सब में होता है? सब में मतलब बेटा? सर मतलब जहाँ जहाँ जी होगा वहाँ होगा ये सर फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, ये तो सिंपल वाली चीज है बेटा कि या तो 50 से पूरा डिवाइड कर लो। ये मैथमेटिक्स का टूल है, ये हर जगह लग सकता है, ये मैथमेटिक्स वाली बात है। जैसे अगर कहीं लिखा हो 0.64 सेकंड्स आ रहा है क्या बेटा? सर, मेरा 0.064 सेकंड्स आ रहा है 0.4 0. सर। 0.064 सेकंड्स आ रहा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, इतना एक्यूरेसी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने यहाँ पे 2 ले लिया होगा या 0.2 ले लिया होगा, 0.32 ले लिया होगा, 3.2 सॉरी, तो वो वैसा आ जाएगा, ठीक है ना? सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा वो मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। सर इजी क्वेश्चन था। हाँ इजी तो था, मैं कब मना कर रहा हूँ, बच्चों को समझ में आने वाली बात है। इजी जब समझ में आ जाएगा तो इजी है, नहीं समझ में आएगा तो डिफिकल्ट है। बताओ 4 सवाल में अगर पूरा लेक्चर निकल गया। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, और देखते हैं, ध्यान से सुने अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या बोला? बॉल इज मूविंग विद अ मोमेंटम 15 किलोग्राम, स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। तो कह रहा है एक बॉल आई, बॉल जो है वो टकराई वॉल से, और जो एंगल उसने बनाया वॉल के साथ वो बनाया 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ध्यान से देखें तो अब इससे परपेंडिकुलर में क्या मैं फोर्स लगा सकता हूँ, ये सॉरी नॉर्मल लगा सकता हूँ एक? यस सर। ध्यान से देखें, इसके बाद अगर मैं कहता हूं तो यहाँ पे ये बॉल जो थी वो टकराई और टकरा के इधर चली गई इस तरीके से, तो अब ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। ध्यान से देखें, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री कह सकते हैं क्या? यस सर। यस यस सर। सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर नो सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब उसने कहा ये जो पूरा उसका मोमेंटम है, मोमेंटम जो है वो उसने टोटल दे रखा है 15, मतलब इस डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम है वो है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नाउ हमने क्या देखा कि देखो ये बॉल जब इस दीवार से टकराई, दीवार से टकरा के इधर हो गई, तो दीवार फोर्स किस डायरेक्शन में लगा सकती है? ऊपर की। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? क्या ये दीवार जो है वो क्या इसी डायरेक्शन में फोर्स, सॉरी, क्या ये जो दीवार है क्या ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है बस? नहीं। इसी में तो लगा सकती है बेटा, और किस में लगाएगी? और कैसे लगा सकती है फोर्स? कुछ ऐसी ही लगाई होगी तभी वो चेंज हो गई। हाँ परपेंडिकुलर तो लगा सकती है। जब बॉल डायरेक्शन में लगाएगी ना, जब बॉल बेटा इस डायरेक्शन। मेरी बात सुनो, जब बॉल इससे टकराएगी तो यहाँ पे ऐसे टकराएगी कुछ, यस सर। तो बॉल जब इससे टकराई तो जमीन जो ये जो दीवार है ये तो फोर्स ऐसी नॉर्मली लगा सकती है ना? सर वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा सर, नीचे नहीं चली जाएगी बॉल अगर नहीं हमने बॉल सीधी मारी नीचे तो जाएगी, नीचे जाएगा। नहीं बेटा बॉल तो नीचे जाएगी। एक्चुअली क्या होता है इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो जैसे 15 है तो 15 अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट एक होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे। सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ओके ओके, क्या आप लोगों को मैंने हमने जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया था हमने कहा था ये 5 है अगर, तो क्या उसको हम कह सकते थे कि वो पहले 4 मीटर यहाँ पे एक्स एक्सिस में चलता है और 3 मीटर वाई एक्सिस में चलता है, क्या इसको ऐसे कह सकते थे हम? याद है सभी? यस सर। यस सर। तो ये एक्चुअली में जो 5 है, मतलब ये हमने कैसे कहा था कि अगर ये 4 मीटर चलता है और ये 3 मीटर चलता है तो हम नेट डिस्प्लेसमेंट क्या इसकी 5 मीटर लिख सकते थे? यस सर। यस सर। ओके, नाउ ये क्या होता है, मैंने अब आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो जो भी वेक्टर होते हैं मतलब उनको हम इस तरह से कंपोनेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या होंगे कि कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, उससे हम 2 कंपोनेंट निकाल लें जो आपस में परपेंडिकुलर हों। जैसे आसान भाषा में अगर मैं एक बार बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, कि मैंने अगर एक लाइन खींची ये वाली, जस्ट ऐसे,
हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये वाली लाइन खींची, तो इस लाइन से अब मैं क्या कर सकता हूँ, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना सकता हूँ इस तरह से, ये वाले। तो इस लाइन के दो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ मैंने लाइन बनाई, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हो या वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? हाँ बेटा, अभी मैं सिर्फ आपको कंपोनेंट लेना सिखा रहा हूँ। वेक्टर्स के अंदर हम जब Okay, sir. कंपोनेंट लेते हैं, ये उसका पार्ट है। ओके, तो वापस से मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखें, अगर मैंने वेक्टर को नीचे ले लिया तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल और एक ये वाला वर्टिकल, और दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरीके से जब मेरे पास ये बड़ा वाला वेक्टर था तो इसके मैंने दो कंपोनेंट लिए, एक ये वर्टिकल में लिया और एक ये हॉरिजॉन्टल में लिया। जनरली इसी तरीके से लेते हैं। थोड़ा जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे तो हम और तरीके से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे लिए इतना बहुत है। क्या ये चीज समझ में आई है कि हम इसमें हमने किया क्या है कि हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं इसके अंदर हम इसमें कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है या नहीं? यस यस सर। सर। फिर कंपोनेंट Yes, समझ आई। सॉरी बेटा, फिर कंपोनेंट डिवाइड ही क्यों करते हैं? बेटा ताकि क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके, नहीं तो वैसे वो चीज सॉल्व नहीं हो पाती। सर कंपोनेंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट का डिस्टेंस कब निकाला मैंने? बेटा ये दोनों, ये कंपोनेंट का डिस्टेंस नहीं निकालते। अगर देखो डिस्टेंस, जैसे इसी चीज को समझने के लिए अगर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लेता हूं तो 5 न्यूटन की फोर्स को मैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन में डिवाइड कर सकता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो जरूरी नहीं है वो डिस्टेंस हो, वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसका कंपोनेंट ले सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट ले लिया मैंने तुम लोगों के लिए। कोई बात नहीं, अभी तो ले लिया, देखी जाएगी। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो बॉल कहाँ जा रही है, थोड़ी मैं थिक ज्यादा ले लेता हूँ। बॉल देखें क्या इस डायरेक्शन में एक सेकंड यार। बॉल क्या सभी को दिख रहा है इस डायरेक्शन में जा रही है? यस सर। यस सर। तो इसका कंपोनेंट क्या हम एक एक्स एक्सिस में इधर लेंगे और वाई एक्सिस में इधर ले सकते हैं? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सिमिलरली ध्यान से देखें, ये वाली बॉल जो है ये इधर जा रही है, तो इसका एक कंपोनेंट हम ऐसे ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट ले सकते हैं वर्टिकल। क्या ये भी चीज समझ में आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी अलग बात बताऊंगा मैं। इसमें मैं क्या कहता हूं, ध्यान से देखें, जब ये बॉल दीवार से टकराएगी तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है हॉरिजॉन्टल में। इसका मतलब है जो मोमेंट, जो कंपोनेंट चेंज होगा, क्या वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चेंज होना चाहिए? क्योंकि देखो जब बॉल जा रही थी तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा जो था वो राइट में था, लेकिन जब बॉल वापस से टकरा के निकल रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए राइट साइड में, लेफ्ट में हो गया। क्या सभी को दिख रहा है ये वाली चीज? यस वहीं सर। पे जब बॉल टकराने के लिए देखो जब बॉल टकराने वाली थी तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था देखो वो राइट डायरेक्शन में, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। और वर्टिकल कंपोनेंट देखो नीचे की तरफ है। क्या ये भी सभी को दिख रहा है? यस सर। अब दूसरा देखो, टकराने के बाद जब बॉल जा रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा नीचे है और नीचे ही रहा। क्या ये भी सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, मैं ध्यान से दोबारा बताऊं तो दीवार ने एक्चुअली किया क्या कि इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चेंज कर दिया। क्या समझ में आया? वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि दीवार तो लगाई हॉरिजॉन्टल पे सकती है। यस सर। क्या क्लियर है ये वाली चीज? सर नहीं। या इसको हम, दीवार जो है हमेशा अपने से नॉर्मल पे फोर्स लगाती है 90 डिग्री पे। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखें बेटा, इस चीज को देख, सॉरी कोई कुछ कह रहा है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला? सर जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला है दोबारा समझा दो, किस पे इफेक्ट डालेगी? सर मैं बोला ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा वो मैंने सुन लिया, वो तो मैंने सुन लिया। ध्यान से देखो, एक वेक्टर है जिसको, एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लेना चाहूं तो क्या मैं इसको इस कंपोनेंट में और इस वाले कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं? बेटा ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। सिमिलरली एक बॉल जा रही है इधर,
इसको मैं इस कंपोनेंट को मैं थोड़ा दूसरे उसमें ले लेता हूँ कलर में ताकि क्लियर हो। इस कंपोनेंट को क्या मैं इधर और इधर में भी डिवाइड कर सकता हूँ? क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस ध्यान से देखना। तो रेड वाले हमारे कंपोनेंट हो गए और जो एरो ब्लैक वाले हैं वो हमारे एक्चुअल वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों के अंदर ध्यान से देखो तो जो ये वाले हैं दोनों, देखो वर्टिकल वाले वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे ही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला देखो यहाँ पे तो जा रहा है हमारा राइट डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे जा रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है? क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस राइट से लेफ्ट हो जाता है। यस सर। क्या सभी को क्लियर हुआ ये वाली चीज? यस यस सर। अब सर, ध्यान एक और से बात। एक और सर बात, फोर्स अपने 90 डिग्री में लगाते हैं ना, फोर्स दीवार हमेशा 90 डिग्री पे लगाएगी। मैंने दीवार के लिए और बोला। तो और तो डिपेंड करेगा ना क्या केस दे रखा है, वो उस अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा। अभी इस वाले केस में अगर ऐसा कभी कोई दीवार वाला केस आता है तो उसमें हमेशा मानना कि परपेंडिकुलर ही लगेगी। दीवार का मतलब कोई भी प्लेन। हाँ, कोई भी प्लेन, जैसे बैट हो गया, इस तरीके से भी कोई चीज होगी तो वो भी परपेंडिकुलर ही लगा। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूरी है सर? कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि ऐसे जा रहा है तो टेढ़ा नीचे जाए। यस सर, ये तो बेटा दीवार हमेशा परपेंडिकुलर लगाएगी, मैं यही तो बता रहा हूँ। जब भी दीवार वाला कंपोनेंट आएगा तो हमेशा इस तरह से ही लगेगा। सर दीवार परपेंडिकुलर लगा रही तो बॉल नीचे क्यों जाएगी फिर? बेटा क्योंकि नीचे एक ये वाला कंपोनेंट भी है ना जो पहले से ही नीचे की तरफ जा रहा है। इसको ऐसे सोच के देखो, नीचे की तरफ ना सोच के तुम इसको ऐसे देखो कि तुम दीवार एक साइड पे खड़े हो जाओ एक तरफ पे और दीवार पे मारो को साइड टेढ़े से, तो वो दूसरी तरफ जाएगी बॉल। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर एक बार। सर एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, एक मिनट रुके सभी ना। एक बार वीडियो में मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या अभी सभी को? यस सर। यस यस सर। वीडियो में अब सर, ध्यान से मुझे देखो। सर दिख गए। मैं एक सेकंड रुको, मैं जरा पिन कर देता हूँ अपने आप को। हाँ ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनेगा। तो एक तो होता है मैं सीधी बॉल अपने सामने बिल्कुल सीधा फेंकूंगा तो सामने बिल्कुल सीधा मेरे पास आएगी। एक होता है अगर मैं बॉल को टेढ़ी फेंकूंगा तो वो बॉल इस तरफ जाएगी, सबको समझ में आता है, दूसरी तरफ जाएगी, टकराने के बाद वो इस तरफ हो जाएगी। यस सर। यस सर। समझ में आता है? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जब ये बॉल इस डायरेक्शन में थी, ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में थी तो इसके दो कंपोनेंट थे। इसको ऐसे मान लो, एक जो दीवार की तरफ था और एक जो दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है उसको। तो जब दीवार से टकराएगी तो दीवार अपना इस वाले कंपोनेंट को जो दीवार की तरफ है उसको चेंज कर देता है, लेकिन इस वाले कंपोनेंट को चेंज नहीं कर पाता, इसीलिए बॉल आपसे दूर जाती है। क्या ये चीज समझ में आती है? क्योंकि अगर Yes, वो sir. दूर ना जाती तो वो एक्चुअली क्या करता, अगर ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाता तो जहां टकराती वो वहीं से पीछे आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहीं से पीछे नहीं आती, वो टेढ़ी जाती है। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। आया नहीं आया बेटा सभी को? सर आ गया सर। यस सर, आ गया। अभी भी कोई है जिसको नहीं आया? सर मुझे नहीं आया। नहीं आया, एक सेकंड रुके। सभी को बॉल दिखाई दे रही है वाली? अरे यस सर। यस सर। यस सर। पता नहीं है कितना दिखेगा नहीं दिखेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन चलो दीवार पीछे दिख रही है तो मैं उस पर ट्राई करके देखता हूँ। ध्यान से देखिएगा। एक तो होता है मैंने सीधा फेंका सीधा वापस आया, क्या ये दिखा सबको? सीधा फेंका सीधा वापस आ रहा है। सर यस सर। अब देखो, अब मैं टेढ़ा फेंक रहा हूँ उसको, मैंने दीवार पे मारा इधर तो देखो टेढ़ा गया। अब ये तेज एक्चुअली होता है, तो अगर आप टेढ़ा फेंकोगे तो वो टेढ़ा जाएगा। अब वो एक्चुअली कैमरे में इतना आएगा नहीं, लेकिन देखो टेढ़ा आप जितना टेढ़ा फेंकोगे वो उतना टेढ़ा जाएगा। अगर बिल्कुल सीधा फेंकोगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इससे कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आपने बॉल को टेढ़ा फेंका तो टेढ़े फेंकने पे उसके दो कंपोनेंट हुए, एक जो दीवार की तरफ होगा और दूसरा जो आपका दूसरी डायरेक्शन की तरफ होगा। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? सर क्लियर। यस सर। जब बॉल दीवार, यस सर। सर उंगली की साइड में ना दीवार। हाँ सर, बेटा दीवार उंगली उंगली की साइड है, बिल्कुल दीवार उंगली की साइड है।
ठीक है। तो जब दीवार ने एक्चुअली ये उंगली वाला कंपोनेंट दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन ये वाला कंपोनेंट को तो छेड़ा ही नहीं, इसीलिए जो बॉल है वो साइड जाती है, टकराने के बाद साइड जाती है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्लियर। यस सर। ओके, तो ये वाली चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो दीवार वाला कंपोनेंट है, ये वाला दीवार वाला, ये दीवार वाला कंपोनेंट है, तो ये हमारा देखो पहले लेफ्ट में था, उसके बाद राइट में हो गया, तो ये कंपोनेंट चेंज हुआ है। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट है ये चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है अभी सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, clear. सर बेटा? बॉल ऊपर से आ रही तो सर बॉल ऊपर से आ रही तो उसका जो साइड नहीं बेटा, वाला उसको है, ऊपर से मत लो, इसको ऊपर से मत लो, साइड से ही लो। एक्चुअली उस चीज को मैं दिखा नहीं पाऊंगा, जो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाया आपको वही वाला एग्जांपल है। लेकिन इसको ऐसा लगाओ, बॉल को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो बॉल ऐसी तो जाती हुई दिखेगी, बॉल जा हॉरिजॉन्टली Yes. रही है, ठीक है ना, लेकिन वो ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा लगा लो, ठीक है। सर जो आपने हमें वीडियो के केस में दिखाया उसमें ये था कि जो दीवार वाला जा रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सर इसमें हो रहा है ना? नहीं, जो मैंने वीडियो में दिखाया, जो इसमें दिखाया, दोनों सेम चीज है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो मैंने वीडियो मतलब जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया और जो दीवार का दिखाया, देखो अब जो मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया, ऐसा सोचो तुम छत पे बैठ के नीचे देख रहे हो, तो ऐसा ही तो दिखेगा वो चीज। यस सर। Yes, सोच sir. पाए नहीं सोच पाए सभी? सम 3D थोड़ी देख रहे हैं, सम एक्स और वाई एक्सिस, जी हाँ, एक्सिस दो ही अभी देख सकते इंक्लूड नहीं हैं, किया है ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि अभी हम दो ही देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देख लेते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आज ये भी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 3D हुआ। तो मैंने क्या कहा कि बॉल को हमने कुछ, ये बॉल थी हमारी, ये बॉल इस डायरेक्शन में गई, यहाँ पे दीवार थी, इससे टकराई और टकरा के इस तरह से इधर निकल गई ऐसे। तो अब ये जो एक्सिस है ये वाली हम देख रहे हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन मोटा मोटा यही वाली चीज हो रही है। क्या सभी को ये चीज सर क्लियर हुई? समझ आ गया, ये वाला मत बनाइए। हाँ ठीक है बेटा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको सर भूल मतलब उन्होंने जो सेकंड वाला कंपोनेंट है वो छेड़ा ही नहीं, इस वजह से वो हाँ, बॉल टेढ़ी ही गई। टेढ़ी ही जाएगी। तो जो कंपोनेंट चेंज हुआ एक्चुअली उसी को हम अब हम मोमेंटम में काउंट करते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, देखो ओके ये सर। 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा, सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर ये 60, कौन सा 60, ये 60 होगा तो ये एंगल भी 60 होगा। क्या ये सबको समझ में आता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। सर कॉरेस्पॉन्डिंग Yes, sir. हाँ राइट। यस सर। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर बता रखा हो तो क्या मैं इसको सॉरी एक सेकेंड, इस वाले पार्ट को, जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 cos 60 डिग्री। और सिमिलरली जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 15 cos 60। लेकिन एक जो कंपोनेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और एक होगा जो नेगेटिव होगा। तो हम ऊपर वाले को मान लेते हैं पॉजिटिव क्योंकि राइट डायरेक्शन में है, और नीचे वाले को मान लेते हैं नेगेटिव। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? 15 को सर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का सर यहाँ पे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉस्ट मतलब उसकी वजह से कॉस्ट लगाया है? नहीं बेटा, कंपोनेंट की वजह से कॉस लगाया है मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, कंपोनेंट। ये कहां गया? सर ये आपने cos 15 को 60 डिग्री क्यों लगाया है? ये वाला 60 था ना बेटा? आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बता रखा है वैसे अभी तक? नहीं मुझे सर। याद। Yes, sir. Tan theta बता दो. अच्छा tan थीटा बता। अच्छा सुने एक मिनट, अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें भी 5 मिनट और लगेंगे, देख लेते हैं, ध्यान से सुने। अगर ये मेरे पास थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली होती है बेस, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या सबको ये चीज क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसमें ना 3 चीज होती हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। तो कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये P अपॉन H, ये स्टैंडर्ड है, इसको ऐसे ही याद करना होता है। कॉस थीटा होता है B अपॉन H, मतलब जो भी बेस इस वाले ट्राइंगल की यहाँ पे लेंथ होगी और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर की, तो ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज को क्या इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा?
Yes, तो sir. परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। सिमिलरली बेस को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेस, ये हाइपोटेन्यूज इधर चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। क्या सभी को ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? Yes, sir. अब मैंने क्या बोला आपको कि जो बेस है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ही एंगल होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। और जब भी बेस निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज के अंदर कॉस से मल्टीप्लाई कर देना, हाइपोटेन्यूज के अंदर कॉस से। ध्यान से देखें, अब वही चीज अब मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। देखो ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये उसका कंपोनेंट है। ध्यान से देखो 60 डिग्री, तो क्या लिख सकता हूँ 15 कॉस। कौन सा है? हाइपोटेन्यूज बेटा ये वाला बड़ा वाला वेक्टर, ये ब्लैक कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, ये वाला जहां बॉल एक्चुअल में जा रही थी, अच्छा दिख गया। और ये वाला इसका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या लिख दिया मैंने, 15 cos 60। क्या सबको समझ में आता है ये वाला चीज? सर 15 किस लिए? बेटा 15 ही तो दे रखी थी, 15 ही तो दे रखा है। सर 15 तो मैं उसका मोमेंटम दे रखा है सर, वहां से डिस्टेंस तो नहीं दे रखा ना जहाँ पे वो नहीं बेटा strike कर मैंने रहा है। आपको क्या, एक मिनट रुको, मैंने डिस्टेंस की बात ही नहीं करी। सर मैंने आपको बोला था जो हाइपोटेन्यूज ही भी, है ना मोमेंटम। सर आपने कहा था कि कंपोनेंट मोमेंटम ही होता है। हाँ मैंने कहा था कि सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका कंपोनेंट ले सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ मीटर की जगह न्यूटन भी कर दिया था। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उन सबका हम कंपोनेंट ले सकते हैं। जैसे अब मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन सबके कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये इसको मैंने लिख लिया 15 cos 60। ये चीज समझ में आती है यहाँ से, बेस कॉस हाइपोटेन्यूज से। यस सर आ Yes, गई। sir. सिमिलरली यहाँ देखो ये 60 डिग्री है, ये 15 था, ये वाला वेक्टर 15 था, तो इसको 15 cos 60 लिख सकता हूँ, इस वाले कंपोनेंट को। यस सर। तो लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, वापस से वही चीज क्या बोला था कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल मतलब, अब ध्यान से देखें, पी फाइनल मतलब टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या मोमेंटम हमारा ये वाला पार्ट है, 15 सर -15 सर cos -15 cos 60। तो -15 cos 60। सिमिलरली ये आएगा इनिशियल, क्या आ जाएगा 15 cos 60। क्या सभी को क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं -30 cos 60। Yes, sir. और cos 60 की वैल्यू एक्चुअली में होती है 1/2, तो ये हो जाएगा -30 इंटू में 1/2, ये आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा -15। ये होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर। सर ये 30 क्या है? 30 बेटा -15 -30 हो जाएगा ना, ऐड कर देंगे तो। साइड कर दो। सर cos Clear है? 60 1/2 होता है। हाँ बेटा cos 60 1/2 होता है। सर अब एक बार स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। तब हाँ हाँ होगा। आराम से, आराम से लो। एक सेकंड में थोड़ा और सर आपने माइनस cos 60 इसलिए लिया है क्योंकि आप नीचे जा रहा है। नहीं -cos 60 नहीं नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ना, मैंने देखो जो राइट में जा रहा था उसको पॉजिटिव लिया, तो जो लेफ्ट में जाएगा उसे नेगेटिव लूंगा ना, ठीक है सर। तो माइनस तो सर उसे 30 cos 60 डिग्री के बाद आपने जो स्टेप किया वो समझ नहीं आया। नहीं, कौन सा वाला बेटा? सर -30 cos 60 की डिग्री के बाद आपने जो स्टेप किया है वो समझ नहीं आया। -30 इंटू 1/2। बेटा cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। सर सर नीचे मिनट। वाले में हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है? नीचे वाले में ये वाला बेटा, ये वाला है। तो सर इसकी ये कंपोनेंट कोई ना, इसको हमने -15 क्यों ले लिया? बेटा इसका कंपोनेंट ये वाला है, तो हम इस वेक्टर का कंपोनेंट है ये वाला। अब अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो इसको तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो सर ये हाइपोटेन्यूज कोई ना, इसका कंपोनेंट ऊपर में ही तो था इसका नहीं, कंपोनेंट। हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज का कंपोनेंट ये है। क्या सर नहीं अरे आ रहा सर। हाइपोटेन्यूज का कंपोनेंट बेस होता है ना बेटा, हाँ तो अगर ये हाइपोटेन्यूज ये वाला है तो इसका कंपोनेंट तो ये वाला होगा ना, बेस। यस सर, और उन दोनों के बीच में जो थीटा, जो एंगल होगा वो थीटा। आया? अभी भी नहीं आया? और नहीं आया तो कोई सर दिक्कत मतलब हमने नहीं है। टेढ़े को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके इसे इजी बनाने के लिए सॉल्व कर दिया ना। हाँ 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 हाँ। यस सर। तो सर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों कंपोनेंट्स चेंज होते हैं।
जिसमें दोनों कंपोनेंट चेंज होते हों, जनरली तो बेटा नहीं होती, जनरली नहीं होती। बाकी जब हम प्रोजेक्टाइल का केस करते हैं तो इसमें इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल होता है, तो उसमें दोनों चीजें चेंज होती हैं, मतलब सर थोड़ा अभी कहा था कि जो कंपोनेंट होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है, तो इसमें कंपोनेंट तो कंपोनेंट मोमेंटम मैंने क्या, एक मिनट रुको, देखो जो मेजर वेक्टर होता है, जैसे मैंने एक्चुअली देखो होता क्या है कि जब हम कोई वेक्टर लेते हैं तो एक वेक्टर ना 2D में भी हो सकता है। मतलब जैसे हमने किसी चीज को खिलौना है, मान लो यहाँ पे खिलौना, ऐसे भी नहीं, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे गाड़ी है, ठीक है, इसको एक बच्चा इस तरीके से खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो गाड़ी जाती रही, आ गई है, ऊपर नहीं उठती जनरली, जनरली ठीक है, ज्यादा तेज खींचोगे तो ऊपर भी उठ जाएगी। लेकिन मैं सर जाएगी, आवाज तो डिपेंड, ये जो फोर्स है। यस सर, आवाज ब्रेक हो रही है। बफर की वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, क्या हो रहा है आवाज में? अभी ठीक है? सर यस यस सर, अब ठीक। ओके, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा था। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने अब मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई इधर, लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ और फोर्स लगेगी ना, जो जिस डायरेक्शन में, जिस वेलोसिटी से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगा वो कंपोनेंट डिसाइड करता है कि इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं? सर ये यस कंपोनेंट हम निकालते कैसे, मुझे ये पूछना है आपसे। क्या कह रहे हो बेटा? कंपोनेंट, सर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हम लोग? बेटा यही तो बताया मैंने, ये वाला चीज, ये परपेंडिकुलर इनटू x sin थीटा। Yes, sir. Base is equal to h upon cos theta. तो आपको ये डिपेंड करेगा ना, जैसे अब मैंने ये वाला वेक्टर ले लिया तो इसका कंपोनेंट नीचे होगा और एक ये वाला होगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो बेस वाला कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे tan cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे tan sin थीटा। ये निकाल दिया कंपोनेंट। सर बट सर, हमें कॉस और सिन की डिफरेंट वैल्यूज कैसे पता चलेंगी? बेटा वो टेबल याद हो करनी होती है, मैं वो टेबल, मतलब एक टेबल होती है साइन और कॉस की, तो उसमें सर होता है tan की साइन। लिखाई थी ना, tan की तो हाँ पता बेटा चली। मैंने 10 की लिखवाई थी, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, ध्यान से देख लें, कोई बात नहीं, एक बार देख। सर आपकी आवाज में हेलो, ये अलग, गुड इवनिंग सर। बेटा कोई लीव मत करना, ठीक है? अभी 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। कॉस जो होता है इसका पूरा उल्टा होता स्क्रीन है। फ्रीज हो रखी है सर। क्या हुआ? अभी आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, मुझे लगता आ है गए सर। आ जाएगी, वो आ जाएगी, उसकी दिक्कत मत। ये 1/2 और ये 0, और फिर साइन को डिवाइड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे √3 आएगा, और नॉट डिफाइंड। बस ये टेबल है जो याद करनी है। यस एक बार ये लिख लो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। और अभी कोई लीव मत करना, अभी हर्ष सर कुछ बोलेंगे आप लोगों को।